हम माइक्रोबायोलॉजी का काम करते हैं. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? जहाँ हम लोग बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, ईस्ट को स्टडी करते हैं, फंगस को स्टडी करते हैं. So all these bacteria are microstructured और micro size, मतलब उनका साइज हार्डली 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर रहेगा. एंड these are not visible to my eyes because मेरी आंखों को सिर्फ 0.2 मिलीमीटर इतना ही दिख सकता है, मतलब a small dot, but the bacteria are even smaller than that, मतलब उससे भी छोटा रहता है. तो मैं अपने naked eye से नहीं देख सकता. फॉर ऑब्जर्विंग बैक्टीरिया मुझे टिपिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. सो अगर आई वांट, अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो सिर्फ मेरे हाथों पे ग्रो होता है. सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो एट दिस मोमेंट तुम लोग सब अपने अपने घर पे एकदम हाथ में धो के डेटॉल वगैरह लगा के सैनिटाइजर यूज करके बैठे हो, बट स्टिल तुम लोग के आजू बाजू में, तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे बॉडी पे, स्टिल देयर विल बी लाइक hundreds or like there is n number of bacteria will be present, like not a very harmful bacteria. There is something called as normal flora, मतलब normal flora मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे फायदे के लिए होते हैं, something which are useful to us. And then there are some harmful या फिर बोलते हैं ना ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमें कुछ डिसीजेस वगैरह हो सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, अगर मुझे सपोज ऐसा कोई तो बैक्टीरिया चाहिए जो सिर्फ मेरे गले के अंदर से ग्रो होता है, या फिर मतलब विच इज ग्रोइंग इन माय ऑन माय स्किन, लेट्स से टेक अ इजी एग्जांपल. तो अगर मुझे मेरा स्किन वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ प्लेट, जैसे जो प्लेट में बैक्टीरिया के लिए खाना होगा, जैसे हम लोग को ग्रो होने के लिए या फिर बढ़ने के लिए वी नीड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी जरूरी है. तो ये प्लेट में हम लोग देते हैं उन लोग को एक टिपिकल न्यूट्रिशियस फूड. ओके, वो प्लेट को बोलते हैं पेट्री प्लेट. तो दिस पर्टिकुलर पेट्री प्लेट विल कंटेन द फूड. तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोगों ने ये देखा है बर्ड वगैरह जो जनरली ईयर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं. सो जनरली व्हाट वी डू, वी टेक सच काइंड ऑफ बर्ड्स. इट्स नॉट दैट ईयर क्लीनिंग वाला बर्ड, बट द टाइप इज सेम, मतलब ऐसे दिखता है वो, एंड इट्स वेरी मच सिमिलर. तो उसको लेके हम लोग अपने, सपोज मुझे मेरे हाथ का स्वैब लेना है तो मैं अपना हाथ लूंगा, वो बर्ड को थोड़ा सा क्लीन एंड स्टराइल वाटर में मिक्स डिप करके जैसे अपने हाथ पे एक बार घुमाऊंगा, एंड देन मैं वो प्लेट पे उसको स्प्रेड कर दूंगा. एंड अगर मैंने उसको अच्छे से इंक्यूबेट किया फॉर फ्यू डे, फॉर 24 आवर्स लेट्स से, अंडर प्रॉपर कंडीशन जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है. सो आफ्टर 24 आवर्स you will say okay, on that plate there are different bacteria which are growing. What I did, I just took a swab, मैंने अपने हाथ पे एक बार घुमाया और मैंने वो प्लेट पे डाल लिया, एंड सेकेंड डे मुझे बहुत अच्छा खासा उसमें बैक्टीरिया या फिर इसका ग्रोथ दिख जाएगा, which shows that कि there are bacteria. तो दिस इज जस्ट नॉर्मल एग्जांपल. जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे कुछ कल बड़ा सा बनाना है, तो ये तुम सबने सुना रहेगा याकुल्ट. याकुल्ट इज व्हाट, इट्स अ प्रीबायोटिक. तुमने देखा रहेगा वो शिल्पा शेट्टी का ऐड आ जाता है कि जो बुरे बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है पेट में, एंड ऑल दिस ऑल थिंग्स आर लाइक आर हेल्पिंग अस टू ग्रो द बैक्टीरिया. तो सपोज मुझे ऐसा कोई तो बैक्टीरिया ग्रो करना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तो आई विल व्हाट आई नीड कि मुझे प्रॉपरली एकदम अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए. व्हाई? बिकॉज अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, अगर वहाँ पे अच्छे से सर्वे नहीं होगा, तो जो बैक्टीरिया हवा में है या फिर मेरे हाथ पे है वो वही उसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्स होने की वजह से हमको कंटेमिनेशन आ जाएगा. तो टू अवॉइड दिस कंटेमिनेशन we need a proper sterile environment which is required, and it is important in all cases. Like let's take example of vaccines also. अगर मुझे vaccines भी बनाना है, I can't take risk. What is vaccine? अभी कोरोना का वैक्सीन बन रहा है. What are they trying to do? वो लोग ऐसा एक कंपोनेंट ला रहे हैं जिस तुम लोगों ने, मतलब ये तीन टर्म्स बहुत कॉमनली से करेंगे, कोरोना, कॉन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी या फिर प्लाज्मा थेरेपी वेरी इजी लैंग्वेज में, देन एंटीबॉडीज, और कोई तो बोल रहे हैं आरटीपीसीआर या फिर एंटीजन टेस्टिंग, बिकॉज जगह जगह पे कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उनके टेस्टिंग करवा रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग आई थिंक तुम लोगों ने बहुत इजीली सुना रहेगा, मतलब ये फ्यू डेज में. डजंट मैटर तुम लोग को उसका मीनिंग पता नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं होगा उसका, इट्स ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम लोग को नेम पता रहेगा. तो इन ऑल दिस केसेस तुम लोगों को, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा, इवन द पीपल हु आर वर्किंग दे आर वेयरिंग द पीपीई किट्स एंड ऑल
फर्स्ट थिंग, बिकॉज उनको इन्फेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज द बैक्टीरिया, बिकॉज द वायरस इज इन एयर, लाइक इट्स, वी डोंट नो कि वो कहाँ से आ सकता है, वो इन्फेक्ट कर सकता है. So we need to maintain, and even the areas where they are working, वो लोग उसको सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं, वो लोग उसको डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं. दे यूज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, यूवी लाइट वगैरह टू किल द बैक्टीरिया. व्हाई? बिकॉज टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली. मैं तो कैसे होगा, ओके आई वांट अ सैंपल जहाँ पे मुझे चेक करना है कि बंदे को कोरोना है या नहीं. बट अगर मैंने वो सैंपल भी ऐसे ही ले लिया, तो शायद कोरोना के बदले उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, बैक्टीरिया, अदर वायरसेस आ जाएंगे, which is not required for me, which is not my interest at this point. So इसके वजह से sterility maintain करना is an important task. So what is the next then? Now हम लोग will discuss this in detail. Okay, क्या होता है, क्यों होता है. तो very first अपना approach is genetic engineering. So ओके अगर बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है या फिर आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हो, तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज शायद आज थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है मुझे, तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. लेट्स होप कि नहीं होगा. ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है. तो आई थिंक तुम लोग को अभी तक तो समझा ही रहेगा, फिर ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो उसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज हम लोग द सेम थिंग डिस्कस करें फ्रॉम लास्ट लेक्चर. So what is it? What is it? It is defined as the manipulation of genetic material. These three words, manipulation, genetic material, are very very important for you. तो जहाँ कहाँ पे भी genetic engineering आएगा, वहाँ पे manipulation आना आना जरूरी है ही. So it is a manipulation of genetic material towards a desired end. मतलब कुछ अच्छा निकालने के लिए, उसमें से कुछ अच्छा बनाने के लिए. And in a directed and a predetermined way, मतलब a particular plan से. It's not like मैंने कहीं से भी जीन लिया, कहीं पे भी डाल दिया, कोई किसी ऑर्गेनिज्म से जीन लिया, कहीं पे भी ऐड कर दिया और कुछ भी डिलीट कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया. नो, इट डज नॉट वर्क इन दैट वे. ऐसे तो हम लोग कोई तो मॉन्स्टर बना देंगे, कल कोई तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा एंड वी डोंट नो कि हम लोग कुछ तो नया एनिमल बना देंगे विच विल बी मोर पावरफुल देन ह्यूमन बीइंग्स. तो ऐसा सब हो सकता है. दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू ना, मतलब यहाँ पे एथिकल कंसर्न बहुत ज्यादा हो जाता है. इवन द डिजाइनर बेबी मेरे को एक लास्ट टाइम बताया था, इट्स ऑल बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली. बिकॉज हम लोग को जो चाहिए हम लोग वो ऐड कर सकते, डिलीट कर सकते. बट देयर हैज टू बी रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज अगर ऐसे ही सबको फ्रीडम दे दी, यहाँ बंदे जा जो करना है वो कर, तो कल कोई भी कुछ भी बना के लेके आएगा कि हाँ ये मैंने बनाया है, ऐसा है वो वैसा है. बिकॉज वी आर, सी व्हाट वी आर ट्राइंग, हम लोग का एजेंडा और हम लोग का एक ही मोटो, वी वांट टू मेक आवर लाइफ इजी. कुछ भी हो जाए, मुझे अपना लाइफ इजी चाहिए, एंड उसके लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. एंड इट्स नॉट लाइक पीपल आर ट्राइंग इट इंटेंशनली एंड ऑल, बट देन बाय मिस्टेक समटाइम कहीं पे ना कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, इट लीड्स टू प्रॉब्लम. सो वी टू अवॉइड दैट थिंग, we are trying this. So in a directed and predetermined way using in a vitro process. Now there are two terms you will read again and again, or you will come across, that is in vitro and in vivo. So when I say in vitro, it means something outside the body, मतलब ह्यूमन सिस्टम के बाहर या फिर कोई भी सिस्टम के बाहर, नॉट ओनली ह्यूमन सिस्टम बट कोई भी सिस्टम, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट सिस्टम के बाहर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो, बिकॉज वो हो रहा है बाहर. बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन विवो. तो दैट इज कि मैं कि कोई भी ड्रग का इफेक्ट या फिर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग इनसाइड द ह्यूमन सिस्टम और एनी एनिमल सिस्टम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो. तो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मुझे कोई तो एक्सपेरिमेंट, वेरी कॉमनली अगर मैंने अभी कोरोना का वैक्सीन ले लिया, आई एम ट्राइंग टू गिव कोरोना का एग्जांपल अगेन अगेन बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग हॉट टॉपिक, एंड सब लोग कहीं पे ना कहीं पे उसमें थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं न्यूज में वगैरह, तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू लिंक. एंड नो डाउट biotech is a major tool which we are currently using to fight with corona also. तो तुमने देखा रहेगा, भारत बायोटेक is a biotech company, Serum Institute is a biotech company which are coming with the new vaccines. The researchers who are working day and night are also biotech, like basically a biotech background, जिनको ये सब टेक्निक्स आता है, जेनेटिक मैनिपुलेशन आता है, they are actually working very hard. And unfortunately
not getting enough credits. Never mind. So that's a different topic. So basically, I want to tell you what is in vitro and in vivo. So when I say in vitro, in terms of let's say corona, तो मैं अगर मैंने वैक्सीन बना दिया, now I want to check my vaccine is working or not working. What I will do, तुमने सुना रहेगा कुछ लोग कंपनी बोल रहे हैं कि अच्छा मेरा वैक्सीन इज फर्स्ट फेज, मेरा वैक्सीन सेकंड फेज में, या फिर कोई बोल रहा है कि हाँ मॉडर्ना का वैक्सीन थर्ड फेज में चला गया है, क्लियर कर रहा है, गुड रिजल्ट गुड रिजल्ट गुड रिजल्ट. सो these are people are trying something about when they say phases या फिर clinical trials. So it is something after या फिर the in vivo studies we are trying to do. But उससे पहले टू इम्पोर्टेंट थिंग्स हमको करना पड़ता है. इन विट्रो जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वैक्सीन बनेगा हम लोग टिपिकल सेल लाइन्स यूज करेंगे, मतलब ह्यूमन सेल्स यूज करेंगे. तो मैं कौन कौन सा यूज करूंगा, तो लेट्स से कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कोरोना गोज एंड अफेक्ट द लंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सो आई विल टेक द लंग सेल लाइन, मतलब लंग का सेल्स में लूंगा, उनको मैं प्लेट्स में कल्चर करूंगा बाहर बॉडी के, उनको ग्रो करूंगा एंड देन आई विल चेक कि ये जो मेरा वैक्सीन है वो वहाँ पे काम कर रहा है क्या, या फिर वो मतलब इज इट पॉसिबल टू किल द बैक्टीरिया बाय दिस पर्टिकुलर वैक्सीन. तो वो इन विट्रो मतलब सेल्स में हम लोग पहले इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरिया वायरसेस से, फिर उसको कितना मर रहा है बाय वैक्सीन वो चेक करेंगे. तो ये जो भी हम लोग बाहर का है ये सेल लाइन्स एंड ऑल, उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो स्टडी. एंड देन एक बार अगर मुझे समझ गया कि ओके सेल्स पे सब अच्छा काम आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ वन स्टेप अहेड. व्हाट विल बी दैट स्टेज, अभी सेल्स पे काम कर गया तो स्टिल आई कांट डायरेक्टली जंप कि अच्छा वहाँ सेल्स में अच्छा रिजल्ट आ गया तो डायरेक्टली जंप टू ह्यूमन बीइंग, सबको इंजेक्ट कर दो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नो, इट डज नॉट वर्क इन दैट वे. सो व्हाट वी डू नेक्स्ट, हम लोग उसको चेक करते हैं एनिमल्स पे. सो वी जनरली टेक माउस और रैट और मंकीज, मतलब अब वेरी प्रेफरेबल जिसका ह्यूमन बीइंग्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है कि हम लोग उसका डेटा एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, मतलब मैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर माइस में ऐसा है तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस में भी ऐसा हो सकता है. दिस ऑल थिंग्स वी कॉल्ड एज अ प्री क्लिनिकल स्टडी. और इसके लिए हम लोग को लगते हैं एनिमल मॉडल्स. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन विवो. व्हाई, बिकॉज इसमें मैं इन्फेक्टेड माइस को लूंगा और उसको मैं कोरोना वैक्सीन लगा दूंगा. नाउ आई विल से कि आफ्टर इंजेक्टिंग द वैक्सीन इनटू द माउस व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, मतलब वो कितने टाइम में वायरस को मार रहा है. आफ्टर इंजेक्टिंग वो कुछ अलग दिखा रहा है क्या, मतलब वो माउस को फीवर आ रहा है क्या, और शोइंग मी सम अदर सिम्टम्स कि ओके वो पैरालाइज हो रहा है क्या, उसको क्या हो रहा है, वो सब प्रॉपर्टीज वो देखेंगे एंड देन दे विल स्टडी. इसको हम लोग बोलते हैं इन विवो. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोग वैक्सीन को बॉडी में डाल रहे हैं, उसको इन विवो देख रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ इन विट्रो एंड इन विवो. ऑब्वियसली जब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स पे ट्राई करते हैं, इट इज आल्सो इन विवो स्टडीज यूजिंग द ह्यूमन बीइंग्स. सो आई होप यू आर क्लियर विद द विट्रो मतलब बाहर, लाइक विवो विट्रो मतलब इट्स समथिंग, विट्रो बाहर, विवो इनसाइड. तो इन विट्रो मतलब बाहर इन अ प्लेट और इन अ आउटर सिस्टम, इन विवो मतलब इनसाइड द सिस्टम. समझा, मतलब अगर सर मैं वो कुछ भी. तो हेलो सर. हाँ सर वो तो इन और आउट का मतलब भी हो गया ना, वीवो और ये see अंदर और बाहर. these are the Latin and Greek words basically. समझा, these are not the typical English words. So that's why so there are some words जो हम लोग ने Latin से या फिर Greek language से लिए हैं. So these typical words like vitro, in vitro and in vivo are Latin words. Actually that's why they are always, मतलब उनको हम लोग unless italics में लिखते हैं, but यहाँ पे मैंने नहीं किया है, that is my mistake formatting का. जनरली हम लोग इन विट्रो को ऐसे इटैलिक वर्ड में लिखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज नॉट अ टिपिकल इंग्लिश वर्ड और ये बाहर से लिया गया वर्ड. बट उसका मीनिंग वही है, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर. जब मैं बोलता हूँ इन विट्रो इट मीन्स बॉडी के बाहर एंड यूजिंग द सेल लाइन्स और टिपिकल मॉडल्स. और जब मैं बोलता हूँ इन विवो मतलब बॉडी के अंदर. हेलो अनक्लियर, तुम और भी चेक कर सकते हो. एंड यस सर. या श्योर. सो उसके बाद होता है मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स. तो इट एज आई मेंशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स. तो वो कैसे होता है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज वी कैन डू टू मैनिपुलेट द जीन्स. So let's say there is an organism, I want to manipulate that organism using a typical genetic engineering. तो मैं उस पर क्या क्या कर सकता हूँ.
वेरी फर्स्ट थिंग, so very first thing, if I want to repair, so repairing of a defective genes or replacing of a defective genes by a healthy gene or a normal gene. So now why I want to repair gene? So तुम लोगों ने देखा रहेगा, there are some हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर जीन में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, लेट्स से हंटिंगटन का एग्जांपल दिया था मैंने, जहाँ पे वो जीन एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा था. So I know the gene is not normal, and if I don't repair it, मतलब अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ, तो the particular gene will keep on producing some abnormal protein, या फिर it will not produce the required protein. दो पॉसिबिलिटी है, तो वो अपना काम करेगा ही नहीं, या फिर वो अपना काम करेगा तो रॉन्ग वे में करेगा, जो उसको करना है वो छोड़ के वो पूरा सब कुछ और कर देगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. So that's why I need to repair. So what I can do, I can repair, replace, or I can repair. तो वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो दिस इज द वन पॉसिबिलिटी, जहाँ पे मैं एक तो वो जीन को पूरा निकाल के आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन और अ नॉर्मल जीन एज अ काउंटर पार्ट, या फिर मैं उसी में कुछ थोड़ा, अगर मैं बोलूँ कि ओके, जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था कि इन केस ऑफ लेट्स से देयर इज वन डिसीज, जहाँ पे लेट्स से कि वो डिसीज हो रहा है बिकॉज ऑफ जस्ट वन स्मॉल म्यूटेशन, सिर्फ एक ही चेंजेस हो रहा है कुछ तो कहीं पे, तो व्हाट आई विल ट्राई, मैं सिर्फ वो एक चेंज को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग हियर. ओके, सो रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग. देन द सेकंड पॉसिबिलिटी इज, हम लोग एक्चुअली आर्टिफिशियली वो जीन बना सकते हैं, सॉरी, एंड we will introduce that artificially synthesized gene into the human system या फिर any organism system जहाँ पे भी हम लोग को चेक करना है उसके अंदर, एंड फिर देख सकते हैं कि ओके वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है करके. तो इवन वी कैन सिंथेसाइज जीन्स आर्टिफिशियली, बट synthesizing genes artificially is not that easy. इसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा होना जरूरी होता है, so it depends basically. Then we can transfer genes, so transfer of genes onto a new location or into a new organism. So अगर मुझे कुछ तो करना है, लेट्स से इसी में कल एग्जांपल दिया था इंसुलिन का, तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स में इंसुलिन ग्रो करना चाहूँ या फिर ह्यूमन सेल्स पे ग्रो करना चाहूँ, it will take time. Why? Because human cells take around 24 hours to grow, but then bacterial cell, as I mentioned, just take 20 minutes. So it is easy for me, और bacterial cell को मैं लार्ज नंबर में ग्रो कर सकता हूँ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना बड़े बड़े कंटेनर भर के वी कैन ग्रो, जैसे कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज में होता है. इट इज कॉल्ड एज रिएक्टर्स और बायो रिएक्टर्स, जहाँ पे हम लोग ये सब सेल्स को ऐसे लार्ज, मतलब लिटर्स एंड लिटर्स, थाउजेंड्स ऑफ लिटर, लैक्स ऑफ लिटर ऐसे ग्रो करते हैं, एंड उसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको यूज करते हैं. So it is possible. So what I can do, I can take a gene for insulin from human beings and insert it into a bacteria, so that the bacteria will start producing my product of interest. So that is called as transferring a gene or into a new location in a same organism or into a new organism basically. Then the next possibility is इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन, मतलब ऐसा ही जीन कुछ बनाने का. तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियल सिंथेसाइजिंग जीन, वो भी एक पॉसिबिलिटी, बट एज आई मेंशन, तो उसके लिए हम लोग को बहुत बैकग्राउंड डेटा की जरूरत है. व्हाट बैकग्राउंड डेटा डू आई नीड, कि लेट्स से कि इंसुलिन का जीन है, तो इंसुलिन का जीन मतलब इट्स, इंसुलिन इज वेरी कॉमनली नॉन प्रोटीन. ओके, तो उसका बहुत सारा स्टडीज हो चुका है पहले से, तो अगर तुम लोगों ने कभी ऑनलाइन भी चेक किया, तुम लोग को उसका पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा कि वो कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड से, कौन कौन से अमीनो एसिड, कौन कौन से बेस पेयर से, मतलब एकदम डीप लेवल का स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस हम लोग को मिल जाता है. So if I am having all this information, it is not that difficult for me to synthesize artificial aging, because मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ATGC सब चाहिए, तो मैं उसको वैसे अरेंज कर सकता हूँ इन अ लैबोरेटरी. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेरे पास कुछ भी बैकग्राउंड डेटा नहीं है एंड आई एम ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग न्यू, so that is also possible. And ये जो genes बनेंगे, that will be totally new genes, and this can be used for manipulation of genes for improvement of a living organism, मतलब typical properties insert करने के लिए. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर मुझे प्लांट्स चाहिए अब जो कि बहुत अच्छे से
वाटर रेजिस्टेंट कंडीशंस में भी ग्रो हो सकते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, क्योंकि राजस्थान से कोई प्लांट लेके फिर उसका जीन्स डालेंगे हम लोग महाराष्ट्र के प्लांट में, एंड वी विल सी कि हाउ इट्स रिएक्टिंग, मतलब क्या इफेक्ट दिख रहा है, वो सिमिलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सिमिलर वे में मुझे काऊ का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ना है, तो आई विल इंसर्ट सम जीन इन अ काऊ सो दैट द काऊ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग large amount of milk. So all these are possibilities. Okay, and then last one is a combining of genes from two organisms. So ऐसा possible है कि okay, let's take example कि okay, राजस्थान वाला जो प्लांट है दैट इज ग्रोइंग इन अ लेस वाटर कंडीशन, मतलब कम पानी होगा तभी ग्रो हो सकता है। बट देन देयर इज वन प्लांट इन अ केरला, मतलब द सेम प्लांट इन अ केरला विच इज गिविंग अस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ईल्ड। मतलब अगर मुझे महाराष्ट्र में कुछ 5 क्विंटल्स मिल रहा है आउट ऑफ वन पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट, तो इन पर्टिकुलर एरिया, तो सपोज द सेम प्लांट द सेम एरिया केरला में दे रहा है 10 क्विंटल्स या फिर 10 टन्स, तो ऑब्वियसली आई विल चेक कि ओके क्या डिफरेंसेस है। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू कि मैं वो पर्टिकुलर केरला के प्लांट का जो हाई यील्डिंग जीन रहेगा जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है उसको लूंगा। then what I will do, I will take a gene from a Rajasthan plant which will give me water, less water growing capacity or drought condition में growing की capacity, and I will take a gene from Kerala plant, और ये दोनों जीनों को जीन्स को मैं एक साथ कंबाइन करके डाल दूंगा मेरे प्लांट में, सो दैट मेरे प्लांट में दो प्रॉपर्टीज होंगे। कौन कौन से? एक तो कम पानी में ग्रो होना, एंड सेकंड वन इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ यील्ड देना या फिर क्रॉप ग्रेन बढ़ाना, इसके इसमें वो काम आएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग ऑफ जीन, एंड which also changes the genotype because मैं प्लांट में दो डिफरेंट प्लांट से और जीन्स डाल रहा हूँ, इट मींस उसका जो जीनोटाइप रहेगा वो सिमिलर नहीं रहेगा, देयर विल बी differences than the parental one. And there is something called as gene cloning or a recombinant DNA technology which is very commonly used for different purposes. उसका मीनिंग यही है जो हम लोग ऊपर सब डिस्कस कर रहे थे, बट जीन क्लोनिंग is a proper technique starting from taking out the gene ending with the product. So that is a one thing, and therefore this genetic engineering is alternatively called as a recombinant DNA technology or gene cloning. So genetic engineering, recombinant DNA technology और gene cloning सब एक ही है, बेसिकली उसका मीनिंग एक ही है, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस व्हाई वी नीड टू डू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट वेज बाय विच हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का। सो now let's and try to understand what is this recombinant technology or gene cloning, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कह सकते हैं और कैसे करते हैं। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। तो तुम लोग को आई थिंक स्कीमेटिक दिख रहा है स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए है। व्हाट विल आई डू फर्स्ट? मैं उससे सबसे पहले डीएनए निकाल लूंगा। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का थ्रेड लाइन, दैट इज द डीएनए ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, योर ह्यूमन सेल। यहाँ से अभी मुझे आई डोंट वांट, मैंने कहा था ह्यूमन डीएनए कितना है, इट्स लाइक ह्यूज, तो अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स, बट देन हम लोग को इतना बड़ा नहीं चाहिए। मुझे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंसुलिन लगे, तो मुझे सिर्फ इंसुलिन को कोड करने वाला जीन चाहिए, तो मुझे जो स्मॉल जीन, व्हाट आई विल डू इज ये पूरे बड़े से जो उसका बंडल ऑफ दिख रहा है डीएनए थ्रेड लाइन, उसमें से मैं सिर्फ इंसुलिन का जीन निकालूंगा, उसको कट करूंगा। अब वो सर ऐसा कैसे? निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सो ओके कैसे करेंगे? अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट इतना बड़ा डीएनए, वो भी थ्रेड लाइक, मतलब ऐसा पूरा इट्स नॉट लाइक वो तुम लोग को ठीक से आंखों से दिख भी नहीं सकता, बिकॉज डीएनए इज अराउंड नैनोमीटर साइज का। सो नैनो स्ट्रक्चर, हम लोग को माइक्रो स्ट्रक्चर भी आंखों से दिखते नहीं ठीक से, तो नैनो स्ट्रक्चर दिखने की तो बात ही नहीं है। बट जब हम लोग इसको निकालते हैं, सो देयर इज सम विस्कस फ्लूइड लाइक थिंग, सो व्हिच कंफर्म्स ओके मेरे पास डीएनए आ गया है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स बाय व्हिच वी डू। ओके तो तो मैंने डीएनए निकाला, अभी मुझे उसमें से सिर्फ इंसुलिन का जीन चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे उसको कट करना पड़ेगा, सो दैट बाकी का जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल दैट कैन बी रिमूव्ड एंड ओनली ये पर्टिकुलर जीन निकाल सकता हूँ मैं। फॉर दैट आई वांट समथिंग जो डीएनए को कट करेगा। तो ये डीएनए को जो कट करता है, देयर आर सम एंजाइम्स कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो बेसिकली
DNA is a nucleic acid, and the enzymes which cuts nucleic acid is called as nucleases. क्या बोलते हैं उसको? Nucleases. So there are two types of nucleases: endonucleases and exonuclease. Now what is endonuclease? As a name suggests, तो अगर मेरे पास एक DNA है उसका जीन्स है, तो अगर ये पर्टिकुलर एंजाइम में जाके वो जीन्स के एंड में कट किया कहीं पे, तो मैं उसको बोलूंगा एक्सोन्यूक्लियस, बिकॉज वो एक्सटर्नली कट कर रहा है, एंड्स में कट कर रहा है. बट दे अगर ये पर्टिकुलर एंजाइम में जाके उसके बीच में विद इन द सीक्वेंस कहीं पे तो कट किया, तो हम लोग बोलेंगे एंडो, बिकॉज इट इज कटिंग विद इन द जीन इंडो इंटरनली एंडो, दैट्स व्हाई द वर्ड एंडो. ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे अबाउट द endonucleases. So this particular enzyme सर फिर called से as, बताओ ना, ये नहीं समझा. हाँ वेट आएगा, आगे हम लोग को इसको और डिटेल में पढ़ना है. जस्ट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंजाइम. ये सब हम लोग को आगे डिटेल, एक्चुअली चैप्टर का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बोलते हैं शफल्ड है, तो कुछ पहले ही आ गया है, कुछ बाद में आ रहा है, सो इट्स नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट देन वी विल ट्राई टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप. So for now सर इतना याद रखो कि there are some enzyme called as restriction enzymes or which is endonuclease जो डीएनए को कट करता है. ओके, एंड जिसके वजह से मुझे जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल सकता हूँ, और बाकी सबको बाहर निकाल, मतलब बाहर बाजू में रख के आई विल टेक जस्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो इतने सारे बड़े डीएनए से मैं उसको कट करूंगा यूजिंग एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसलिए अगर अभी ये कट करता है डीएनए को, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स. ओके, क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूलर सीजर्स. सीजर्स मतलब कैंची जो काटने के लिए यूज होता है, एंड मॉलिक्यूल मतलब डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, तो हम लोग उसको बायोलॉजिकल लेवल पे कट करें, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर. इसका मीनिंग है द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड टू कट डीएनए. ओके, तो मैंने उसको कट कर दिया, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे दो साइड पे कट हो गया है, बीच वाला पार्ट यहाँ पे जीन मेरा इंटरेस्ट का मिल गया मुझे. तो अभी मेरे पास जीन है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ आई हैव टू पुट इट इनटू समथिंग. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंसुलिन. सो लेट्स टेक अ बैक्टीरिया. अभी मैंने बोला कि ह्यूमन सेल टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड टू ग्रो, तो मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना. आई वांट समथिंग जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड भी देगा और फास्ट से फास्ट देगा, मतलब इट शुड नॉट टेक अ मच टाइम. तो ऑब्वियसली आई विल प्रिफर अ बैक्टीरिया. तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक्टीरिया लूंगा. तो बैक्टीरिया के पास देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लाज्मिड. इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डीएनए ओनली, बट एक्स्ट्रा डीएनए जो बैक्टीरिया के पास होता है, और वो होता है सर्कुलर. ओके, बैक्टीरिया का डीएनए भी सर्कुलर रहता है, बट बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो भी सर्कुलर रहते हैं. तो प्लाज्मिड इज नथिंग बट अ एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी, प्लाज्मिड नथिंग बट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा वाला डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के पास. तो ये प्लाज्मिड का एक फायदा है कि उसके पास ना बहुत अच्छा अच्छा जगह होता है टू ऐड समथिंग न्यू, एंड इट कैन बी यूज टू कैरी समथिंग. तो अगर मुझे कोई तो नया जीन डालना है बैक्टीरिया में, तो मुझे उसके डीएनए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसका मेन डीएनए उसके पास. व्हाट आई विल ट्राई, मैं उसके प्लाज्मिड में अगर मैं डाल दिया, तो इट विल बी इजी फॉर मी. तो एंड इट वर्क्स रियली वेल. तो फिर मैंने बैक्टीरिया ले लिया. लेट्स एग्जांपल कि ये ई कोलाई है, तो मैंने ई कोलाई ले लिया. ई कोलाई का मैंने ये प्लाज्मिड डीएनए निकाल लिया. तो नाउ ये प्लाज्मिड डीएनए में मुझे ये पर्टिकुलर जीन डालना है. बट अगर मुझे ये पर्टिकुलर जीन डालना है, आई हैव टू मेक श्योर कि उसका साइज चेंज ना हो, बिकॉज अगर साइज चेंज हो गया उसका, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया सेल में आप डाल नहीं सकते, बिकॉज सेल में सब कुछ पहले से फिक्स है. तो आई हैव टू मेक श्योर कि उसका जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, बट मैं उसमें चेंजेस कर सकूं. तो व्हाट आई विल डू, मैं ये प्लाज्मिड को भी कट करूंगा यूजिंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, वापस से मैं उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स से कट करूंगा, एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड जिसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जीन ऑफ माय इंटरेस्ट जो इसमें डालना है उतना रहेगा. उसका फायदा क्या होगा कि ये प्लाज्मिड के पास जगह रहेगा उतना जहाँ पे हम लोग ये जीन डाल सकते हैं. फिर मैंने ये प्लाज्मिड का सेकेंड हाफ लिया और यहाँ का आधा पार्ट लिया. ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, ये जो जीन मैंने यहाँ पे निकाल दिया था फ्रॉम ह्यूमन जीनोम, वहाँ वो वाला जीन एंड दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का पार्ट, उनको मैं फ्यूज कर दूंगा. तो जैसे कि देयर आर दिस पर्टिकुलर एंजाइम कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, there are some enzyme called as molecular glue also. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, but you can just note it down. There are some enzymes called as
molecular glue, and these enzymes are called as ligases, 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 जिसको यूज करते हैं टू जॉइन डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं टू कट डीएनए, लाइगेजेस को यूज करते हैं टू जॉइन डीएनए। तो मैंने उसको ज्वाइन कर दिया और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम आपस से बन गया। यू कैन सी यहाँ पे प्लाज्मिड का एक पार्ट डिलीट कर दिया, उसकी जगह में हमने नया जीन डाल दिया। नाउ ये प्लाज्मिड रेडी है। आई विल जस्ट कंफर्म एक बार कि ये अच्छे से हुआ या नहीं, और ये प्रॉपरली फ्यूज वगैरह हुआ या नहीं, उसका साइज राइट है या नहीं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो मैं भी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन एक बार कंफर्म हो गया कि ये जो मैंने प्लाज्मिड है वो राइट है, देन मैं उसको ऐड कर दूंगा मेरे बैक्टीरिया सेल्स में वापस से। सो नाउ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल्स आई विल टेक एंड आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड टू द बैक्टीरिया का सेल। तो मैंने बैक्टीरिया में डाल दिया इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को। नाउ ये बैक्टीरिया को मैं अच्छे से कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, उसको खाना दूंगा। तो ऑब्वियसली ये एक बैक्टीरिया से और 2 बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, एंड इट्स कीप ऑन ग्रोइंग। एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे जिनके पास ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड रहेगा, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगा अपने साथ। एंड देन एक बार वो अच्छे से सेटल हो गया सेल के अंदर, तो व्हाट देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ऑब्वियसली इसका भी कोई तो सिस्टम होगा, इसको भी कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये भी कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। तो ये जब अपने लिए ये सब चीजें बनाएगा, डिफरेंट प्रोटीन्स एंड ऑल, एट द सेम टाइम बिकॉज ये पर्टिकुलर जीन उसके डीएनए का एक पार्ट बन चुका है, या फिर प्लाज्मिड का एक पार्ट बन चुका है, वो अपने काम की चीजों के साथ साथ अपने काम की चीजें भी बनाना चालू कर देगा, मतलब अनइंटेंशनली, बिकॉज वो अभी उसके डीएनए का पार्ट हो चुका है। तो इट विल बिहेव लाइक कि वो उसी का मटेरियल है और उसके लिए बना रहा है करके, एंड देन हम लोग उसका फायदा उठा के वो यूज कर लेंगे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली इन केस ऑफ इंसुलिन, there is called one insulin called as humulin, वो ऐसे ही बनता है बेसिकली। दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल। और इंसुलिन की हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, सो इंसुलिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नीड। तो ये जो प्लाज्मिड है, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज किया, बट देयर आर सो मेनी अदर वेज आल्सो कि हम लोग डिफरेंट वेज यूज करके टू कैरी दिस पर्टिकुलर थिंग। ये प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं जनरली इन जेनेटिक टर्म्स वेक्टर। So now what is this particular vector? Vector is a carrier of gene. Why carrier of gene? Because ये क्या कर रहा है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है, so that मैं उसको नए ऑर्गेनिज्म में डाल सकता हूँ। So it is defined as the vehicles for delivering the foreign DNA into recipient cell. मतलब मुझे जो भी इंटरेस्ट का डीएनए डालना है वो मैं इसके बेस से डाल सकता हूँ। And plasmid of a bacteria is one of the example of such vectors. There are different ways. You can also use viruses for this purpose कि हम लोग वायरस को लेते हैं और उसमें ये जीन्स डाल के हम लोग उसको पास ऑन करते हैं। So there are different ways. The viruses, one different bacterial ways, and some इसका प्रोडक्ट वगैरह। So this is the overall explanation about जीन क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। आई होप तुम लोगों को समझा ये सब। इज इट क्लियर? अभी के लिए इतना समझो कि ओके एक सेल से मैंने डीएनए लिया, उसको कट किया, उसका जीन ले लिया। एक सेल से मैंने वेक्टर लिया, उसको कट किया, उसका भी बैकबोन ले लिया, और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। कटिंग के लिए मैंने यूज किया है एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जॉइनिंग के लिए आई यूज मॉलिक्यूलर लाइगेजेस। आफ्टर जॉइनिंग मैं उसको डाल दूंगा सिस्टम में एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। समटाइम इट इज पॉसिबल दैट कि मेरा जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है या फिर ये वाला बैक्टीरिया है, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वाला बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज ओके किसी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड अच्छा होगा, बट उसका ग्रो होने का तरीका इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो व्हाट आई कैन टेक, आई विल टेक बेनिफिट। मैं किसी एक से प्लाज्मिड लूंगा, किसी एक से उसका पूरा बॉडी लूंगा, एंड आई विल चेक। बेसिकली आई विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स विद नो मैटर उसके लिए मुझे एक बैक्टीरिया यूज करने की जरूरत है या 10 बैक्टीरिया यूज करने की जरूरत है। बट ऑब्वियसली आई विल मेक श्योर द प्रोसेस इज स्टैंडर्ड, मतलब उसमें कुछ भी झोल नहीं है कि ओके मैंने आज किया रिजल्ट आया, कल किया तो नहीं आया। ऐसे नहीं चलता है, हम लोग को उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, सो दैट हम लोग कितने भी बार करें इट शुड वर्क। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक दिस क्लियर बिकॉज ये चैप्टर में ये पूरा सिनेरियो अगेन एंड अगेन वी हैव टू डिस्कस। सो अगर इतना समझाए देन वी विल गो अहेड अबाउट द एंजाइम्स क्या क्या यूज होते हैं, हाउ दे कट एंड ऑल। ऑब्वियसली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन अ नेक्स्ट पार्ट, बट देन फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रोसेस। एक ओवरव्यू ले लो कि क्या होने वाला है, तो दैट तुम लोग को समझने में इजी पड़ेगा।
Because even if अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में बोला कि okay I'm talking about enzymes, then you should understand कि वो एंजाइम का फंक्शन क्या है. So that's why this is a typical overview. Hope this is clear. So अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक से जीप निकालो, एक से वेक्टर लो, तो कंबाइन करो, आपस से ज्वाइन करो, ऐड करो. It's basically complicated process, right? It's not that easy. तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व. डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व मतलब इट्स नॉट कि आज तुम लोग को मूड किया कि अच्छा चलो मैं किसी तो एंड को या फिर चिट्टी को पकड़ लिया, किसी कॉकरोच को पकड़ लिया, इससे एक गिन लिया, उससे एक गिन लिया, लेट्स डू जेनेटिक. ऐसा यू कैन डू एट होम ऑब्वियसली ना. तुम लोग को क्या मतलब ऐसा हम लोग कहीं भी कर नहीं सकते. वी रिक्वायर अ प्रॉपरली फैसिलिटी, प्रॉपर फैसिलिटीज, पर्टिकुलर पैटर्न लगता है, और लैब लगता है, हाई थ्रूपुट टेक्निक्स लगता है, डिफरेंट सेटअप लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स लगता है. तो वो क्या क्या है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं. तो बेसिकली हम लोग जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं या फिर ये सब टेक्निक्स की बात करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स. व्हेन आई से मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो इट इंक्लूड्स डीएनए, बिकॉज डीएनए बहुत बड़ा है साइज में और इट्स अ पॉलीमर. देन प्रोटीन, प्रोटीन आल्सो उसका साइज वेरी होता है बट इट इज आल्सो अ पॉलीमर. एंड देन आरएनए. so DNA, RNA and protein are called as macromolecules, and they are very important in these processes. Okay, so there's it, the entire process include different instruments. So क्या होते हैं that I will talk now. So these instruments we required or these techniques we require. Why? To isolate and characterize. तो अब तुम लोगों ने देखा, अगर मुझे जीन क्लोनिंग करना है, I need to take out the DNA first. तो DNA अगर मुझे निकालना है, तो it is important for me to have a method or a technique to find out or to take out the DNA. So इसलिए it is important. So there are different techniques to isolate and characterize these macromolecules. In this case, we are talking mainly about DNA, but also there are methods for proteins and RNA also. Then these particular macromolecules, एक बार निकाल लिया तो what we want to do? We want to characterize this because we want to know कि उनके properties क्या क्या है. तो ये particular जो DNA, RNA या फिर proteins हैं, ये चेंज होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, या फिर उनको क्लासिफाई होता है या फिर उनको कैरेक्टराइज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग कंसिडर करते हैं? हम लोग कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उसका कितना वजन है, उसका सोल्युबिलिटी कितना है, वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, वो चेक करना पड़ता है. उस पर कोई तो चार्ज है या इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, कब करता है, वो सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हम लोग ये सब प्रोटीन्स को या फिर डीएनए को सेपरेट करते हैं. सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स आर मेनली बेस्ड ऑन अ साइज एंड अ मॉलिक्यूलर चार्ज और मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, एंड आल्सो समटाइम ऑन अ चार्ज. So there are different properties. So what are the different techniques they have used in this particular process? To be very honest, ये जो techniques है ये generally in a normal cloning या फिर RDNA हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है. But then when we go at a very high level, we do need this particular process. So it includes gel permeation, ion exchange chromatography, and spectroscopy, mass spectroscopy, electrophoresis. Wow. I mean, these particular terms I think first time सब लोग सुन रहे हैं, and this is actually थोड़ा strange because these all are बहुत ज़्यादा high throughput techniques जो जनरली हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में वगैरह सीखते हैं. बट दे एज यू दे आर गिवन हियर, उन लोग ने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया. इट्स जस्ट अ नेम, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू जस्ट अ नेम से एक पर्सन की हाँ दिया है तो रेक्टिफाई करो. नो, आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या मीन करता है. सो वी विल डिस्कस नॉट ऑल बट एटलीस्ट फ्यू ऑफ दिस टेक्निक्स इन डिटेल. So there is something called a gel permeation and ion exchange mentioned in the last slide, and I mentioned gel permeation chromatography, ion exchange chromatography. So when I say chromatography, what is chromatography? Chromatography is a separation technique which is generally based on different properties. We can separate the molecules based on the size or a molecular weight or a charge or different properties like solubility and all. So this is just a separation technique to be
very precise. There are different types of chromatography, like in number of based on कि हम लोग उसको वे ऑफ परफॉर्म कि हम लोग उसको पेपर पे कर रहे हैं या जेल पे कर रहे हैं या उसको हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं वर्टिकली कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट इसका ओवरऑल फंडा या फिर ओवरऑल मोटो ऑफ दिस टेक्निक is to separate the macromolecules, to separate the proteins, to separate the amino acids, or to separate the DNA or RNA. तो आज यहाँ पे हम लोगों ने जेल परमिएशन मेंशन किया है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज जेल परमिएशन. ये स्लाइड पे जो भी दिया है इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो टर्म्स का मीनिंग क्या है rather than just rectifying it. So please pay attention over here because ये बुक में नहीं दिया है. So what is gel permeation? Gel permeation is a technique used for separation. Separation on what basis? On the basis of size basically. So let's say कि मेरे पास प्रोटीन है और वो प्रोटीन को मुझे सेपरेट करना है, बट द प्रोटीन इज अ मिक्सचर ऑफ अ स्मॉल प्रोटीन एंड अ बिग प्रोटीन बेसिकली साइज वाइज. तो how will अभी मैं किससे कुछ सेपरेट करता हूँ. I have to have something which will help me to separate out the small and large because फिजिकली हम लोग ऐसे हाथ से उसको नहीं कर सकते या फिर उसको हम लोग ऐसे फिल्टर आउट नहीं कर सकते. तो देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर वे और टेक्निक. तो दिस इज अ मेथड. सो इन दिस मेथड हम लोग एक कॉलम यूज करते हैं. तो जनरली ऑल दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी बिकॉज हम लोग कॉलम्स यूज करते हैं टू सेपरेट आउट द मैक्रोमोलेक्यूल्स. सो यू कैन सी यहाँ पे कॉलम है. ये कॉलम को मैं भर दूंगा विद अ बिट्स. नाउ व्हाट आर बिट्स? Bits are a small like bits मतलब क्या बोलते हैं उसको तुम लोग को वो लाइक स्मॉल मनी जैसे रहते हैं, जैसे लाइक द गर्ल्स जो नेकलेस वगैरह पहनती है उसमें जो रहता है टिपिकल मनी जैसा. तो उसको हम लोग वो टाइप के ही रहते हैं बट यूजिंग अ डिफरेंट बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मटेरियल जिसका हम लोग सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. बट ये बीड्स को या फिर ये पर्टिकुलर जो लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं टू फिल आउट द कॉलम, इसको बीच में पोर्स रहते हैं, मतलब उसके बीच में छोटे छोटे खड्डे रहते हैं सो दैट उसके प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो सके. तो अभी वो पोर्स का और एक बीड्स का क्या फायदा होता है. तो जो हम लोग इस पर्टिकुलर बीड्स को भर देंगे कॉलम में एंड हम लोग ऊपर से डालेंगे अपना मिक्सचर ऑफ प्रोटीन. तो जैसे कि मैंने बोला कि ये बीड्स को स्मॉल स्मॉल खड्डे होते हैं. तो जो भी मेरा स्मॉल प्रोटीन रहेगा वेरी स्मॉल साइज वो क्या होगा, वो जाके इस खड्डों में बैठ जाएगा. तो जो सिर्फ मेरा बड़ा वाला प्रोटीन रहेगा बचा हुआ वो ही आगे बढ़ेगा एंड इट विल पास ऑन थ्रू व्हाट, वो बीड्स के बीच में से नहीं जाएगा, वो जाएगा ये जो दो बीड्स के बीच में जो जगह दिख रहा है तुम लोग को छोटा छोटा मतलब स्मॉल वॉइड्स जो बीड्स के बीच में रहेगा उसमें से वो पास ऑन होके आगे जाएगा. तो यू कैन सी एक कॉलम है जिसको मैंने बीड से भर दिया है फर्स्ट स्टेज में. तो मैंने वहाँ पे ऊपर से सॉल्वेंट डाल दिया है अलॉन्ग विद माई सैंपल. तो जैसे से ये सॉल्वेंट नीचे जाएगा ये सैंपल को लेके जाएगा नीचे. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोटीन सैंपल में दो टाइप्स के प्रोटीन थे, एक ब्लू एंड रेड. ब्लू इज अ क्वाइट बिगर वन, रेड इज अ स्मॉलर वन. तो यहाँ पे ब्लू वाला है जो सबसे पहले आगे बढ़ रहा है बट यू कैन सी द रेड वाला पीछे रह गया है और इट इज गेटिंग ट्रैप विद इन द बिट्स. ओके, तो ऐसे करते करके जैसे जैसे ये सॉल्वेंट आगे बढ़ेगा ऊपर से प्रेशर आएगा सबसे पहले द ब्लू वाला विल कम आउट. तो इसको मैं ले साइड में रखूंगा सेपरेटली. उसके बाद ये जो बीच में रेड वाला है उसके लिए उसको मैं सेपरेटली बाय एडिंग द एडिशनल सॉल्वेंट उसको भी मैं बीड से निकाल लूंगा एंड देन आई विल कलेक्ट दिस आल्सो. तो आई विल हैव द ब्लू सैंपल अलग से एंड रेड सैंपल अलग से एट द लास्ट एंड इन दिस वे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं. बट यू कैन सी सबसे पहले कौन सा वाला आ रहा है बाहर, बड़ा वाला, एंड उसके बाद कौन सा आ रहा है, स्मॉल वाला. दैट्स व्हाई जेल परमिएशन इज यूज्ड फॉर separation of the proteins or any other macromolecule based on the size, and this helps to separation of a different protein mixture basically. And this is a typical method generally used for most of the macromolecules. Okay, so I hope you understand gel permeation. Just because we are separating the proteins or a macromolecule based on the size, it is also called as size exclusion chromatography. I hope I am clear. Size exclusion chromatography. Okay. Then there is another type, ion exchange chromatography. यहाँ पे भी सेम कॉलम रहता है बट कॉलम के अंदर जो बिट्स रहते हैं वो चार्ज रहते हैं. तो इट विल बी इधर
positively charged or it will be either negatively charged. And in this particular technique is generally used for separation of the protein which are having charge. So in ion exchange chromatography, separation is based on the charge. So let's say मेरे पास प्रोटीन है, जिस प्रोटीन मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है जिसमें आधा प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज और आधा इज नेगेटिवली चार्ज. Now what will I do? I will add this particular protein to the column which contains the bid of the DA. This is a material which is a positively charged material. तो अभी मेरा बिड्स पॉजिटिवली चार्ज है और मेरे सैंपल के पास मिक्सचर है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. तो क्या होगा? वी ऑल नो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स. तो क्या होगा? ये जो मेरा बिड्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है दे विल बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. बट जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रहेगा दैट कैन नॉट बाइंड टू द एनी ऑफ द प्रोटीन. तो आफ्टर एनी ऑफ द बिड, तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रहेगा दैट विल कम आउट फर्स्ट बिकॉज वो किसी से बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो आ जाएगा सबसे पहले. बट जो मेरा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन रहेगा जो कि ऑलरेडी बाइंड हो चुका है विद द पॉजिटिवली चार्ज बिट्स, उसको मेरे को निकालना पड़ेगा. तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालूंगा जो उसको जोर लगा के बाहर निकालेगा. तो मेरे पास सेपरेट हो जाएगा. सबसे पहले आई विल गेट द plus charge protein and then I will get the negatively charged protein. I hope this is clear, and this is where we generally separate the charged protein. This is another type of chromatography. उसके बाद there is something called as electrophoresis, which is a very 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 important technique which I want you to understand in detail. So हम लोग start करेंगे in a new lecture. तो अगर यहाँ तक कुछ doubts है तुम लोगों को तो please ask. Any doubt?